Parveen, student of BUMS Jamia Tibbia Deoband. In this video, I am going to tell you about the topic called APH, which is known as antepartum hemorrhage. It is any kind of vaginal bleeding that occur after 20 weeks of gestation prior to the birth of the baby. किसी भी टाइप की vaginal bleeding का होना जो कि cause बनता है maternal और perinatal death का. Perinatal death means death of the fetus after or within the 28 week. इसकी वजह से हर 5 प्रीटर्म बेबीज में से एक एसोसिएटेड होता है एंटीपार्टम हेमरेज का. अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज की. कॉजेज में सबसे पहले आता है प्लासेंटल कॉजेज, जिसमें हमारा प्लासेंटल अब्रप्शन आता है, प्लासेंटल प्रीविया आता है. कॉजेज में वाजा प्रीविया, इसमें फीटल ब्लड वेसल्स लाई करते हैं क्लोजर टू द इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विस, जिसकी वजह से उनके रप्चर होने का खतरा होता है. अब फिर हम बात करते हैं मैटरनल कॉजेज की. मैटरनल कॉज में किसी भी टाइप का वजाइनल ट्रॉमा ब्लीडिंग कॉज कर सकता है. उसके बाद हम बहुत सी वजिनाइटिस होती हैं कुछ जिसमें ब्लीडिंग हो जाया करती है, और किसी भी टाइप का सर्वाइकल इन्फेक्शन जिसकी वजह से जैसे मसलन सर्विसाइटिस हो गया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है. और कोई भी बिनाइन कंडीशन हो सर्विक्स की, जैसे कि सर्वाइकल एक्ट्रोपियन होता है, उससे भी ब्लीडिंग कॉज हो सकती है. अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कार्सिनोमा की. सर्वाइकल कार्सिनोमा यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है. इन सारे कॉजेज को हमें रूल आउट करना चाहिए. जब भी अगर कोई पेशेंट हमारे साथ APH के साथ आती है तो फिर हम उसकी हिस्ट्री लेंगे. हिस्ट्री में हमारा आता है कि सबसे पहले हम ब्लीडिंग की हिस्ट्री लेंगे. ब्लीडिंग उसको कब से है, कितनी है, और ब्लीडिंग के साथ उसको पेन तो नहीं है, और उसको क्लॉट्स तो नहीं जा रहे. पैसेज ऑफ क्लॉट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि उसको प्लासेंटल अब्रप्शन हुआ है. और उसके बाद हम देखते हैं कि एपिसोड, उससे हम पूछते हैं कि एपिसोड कितने हैं. उसके बाद हम बात करते हैं ब्लीडिंग की हिस्ट्री लेते हैं. ब्लीडिंग की हिस्ट्री में हम पूछते हैं ब्लीडिंग कब से है, कितनी है, और उसका कलर क्या है, और उसमें उसके साथ एसोसिएटेड पेन तो नहीं है. और फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि ब्लीडिंग सिंगल एपिसोड है या मल्टीपल एपिसोड है, और फिर पैसेज ऑफ क्लॉट्स तो नहीं है. पैसेज ऑफ क्लॉट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमें इसकी इंडिकेशन मिलती है कि उससे प्लासेंटल अब्रप्शन हुआ है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर वो डिस्पैरिनिया के कंप्लेन से आती है तो उसे सर्विसाइटिस और वेजिनाइटिस भी हो सकता है. अब फिर वाइटल्स, उसके बाद हम मदर के वाइटल्स लेंगे. उसमें हम उसके पल्स रेट चेक करेंगे, उसका BP चेक करेंगे, उसका टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे. और फीटल्स की वाइटलिटी को चेक करने के लिए हम उसके CTG कराएंगे, कार्डियोटोपोग्राफी करेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूट्रस के एग्जामिनेशन के लिए हम उसको पाल्पेट करेंगे. पाल्पेट में वो सॉफ्ट है या फर्म है या फिर वो टेंडर तो नहीं है. और उसके बाद हम सर्विसाइटिस और वेजिनाइटिस के कॉजेज को रूल आउट करने के लिए हमें परसाइकोलर एग्जामिनेशन करना चाहिए उसका. उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. तो टाइप फर्स्ट में हमारे पास आता है कि प्लासेंटल अब्रप्शन. इट इज़ अ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल. प्रीमेच्योर इसलिए क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन है. अभी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो होगा ही. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो मदर का यूट्रस होगा उसमें बहुत ज़्यादा ही वो टेंडर हो जाएगा, और पेन होगा अगर हम प्रेशर देंगे तो टेंडर. अब हम बात करेंगे अगर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी के एबनॉर्मल कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से एब्डोमेन बहुत ज़्यादा इंटेंस और टेंडर होगा, और क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स हैं वो स्पाज़ में चले गए, इसी वजह से वो टेंस होगा और उसको पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होगी. और इसके रिस्क फैक्टर्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर किसी वुमेन को पहले से ही प्रीवियस हिस्ट्री है उसकी प्लासेंटल अब्रप्शन की, प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से भी, और सिज़ेरियन सेक्शन की अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी एक कॉज बन सकता है. और अगर वुमेन जो है वो एडवांस्ड एज है उसकी, तो एडवांस मैटरनल एज भी कॉज बन सकता है. उसके बाद हम बात करते हैं अगर वो हाइपरटेंसिव, मैटरनल हाइपरटेंशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इन प्लासेंटल अब्रप्शन. अब फीटल का रिस्क फैक्टर्स में जो फीटस की अगर अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट होगी वो भी ब्लीडिंग कॉज कर सकती है. अब दूसरी बात हम करेंगे उसमें अगर फीटल कॉजेज में, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि अगर सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस हुआ, तो जिस सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है
वो एकदम सडन लॉस हो जाता है उसका, जिसकी वजह से फीटल की डेथ हो जाती है और ब्लीडिंग का और हेमरेज का बहुत रिस्क रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिवियरिटी का, प्लेसेंटल अब्रप्शन की सिवियरिटी का, इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले तो हमारा आता है कि अगर इसकी मैटरनल की प्रीवियस हिस्ट्री है प्लेसेंटल अब्रप्शन की, और अगर उसकी एडवांस्ड मैटरनल एज है, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज बन सकता है। और हाइपरटेंशन मैटरनल हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेसेंटल अब्रप्शन में। अब बात करते हैं फीटस के रिस्क फैक्टर्स की। फीटस के रिस्क फैक्टर्स में अगर उसकी शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड होगी तो वो भी ब्लीड कर सकता है। और उसके बाद अगर सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस हो गया है, सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस मतलब कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का एकदम से ही लॉस हो जाना, जिसकी वजह से जो है फीटल डिमाइज हो सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर सिवियरिटी इसकी प्लेसेंटल अब्रप्शन की, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स में इसकी वुमेन के जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री होगी प्लेसेंटल अब्रप्शन की, उसको दोबारा से हो सकता है। उसके बाद अगर उसकी एडवांस्ड एज होगी, और हाइपरटेंशन, मैटरनल हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फीटल के रिस्क फैक्टर्स की। फीटल के रिस्क फैक्टर्स में अगर उसको उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो शॉर्ट हो तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस हो गया है, जो कि जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का लॉस हो जाता है सडन, जो कि देखने को मिलता है फर्स्ट ट्विन डिलीवरीज में और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अब हमारा सेकेंड टाइप की हम बात कर लेते हैं। अब दोनों प्लेसेंटल अब्रप्शन और प्रीविया को हम यूएसजी स्कैन से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया इज डिफाइंड एज द इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा ओवर द इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विक्स। अब फीटस को जो है सर्विक्स से डिलीवर होना होता है, सर्विक्स के थ्रू डिलीवर होना होता है, और अगर वहीं पर प्लेसेंटा लाई करेगी तो उसके ब्लड वेसल्स का रप्चर होने का खतरा रहता है। प्लेसेंटा इज ए वेस्कुलर ऑर्गन, तो ब्लीडिंग बहुत सीवियर हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है शॉक की कंडीशंस में चली जाती है। उसका जो है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने लगता है, और बीपी जो है उसका 80/60 हो जाता है। बहुत उसको सीवियर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अब प्रीविया की हम बात करते हैं। प्रीविया जो है उसको 20 वीक में डिटेक्ट नहीं कर सकते। 20 वीक में अगर कोई वुमेन आती है, हम उसकी लो लाइन प्लेसेंटा हमें दिखती है, तो हम उसको प्रीविया डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ द यूट्रस के साथ साथ अगर वो डेवलप होके वो उस जगह से हट जाती है। अगर 31 वीक में भी लो लाइन प्लेसेंटा है उसके एनॉमली स्कैन में, तो फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये प्लेसेंटा प्रीविया ही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती है प्लेसेंटल अब्रप्शन या एपीएच के साथ, तो सबसे पहले हम अपने स्टाफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम स्टाफ को कॉल करके हम कहेंगे कि सीरियस कंडीशन है। फिर उसके बाद हम ब्लड क्रॉस मैचिंग पहले से ही करा के रखेंगे, कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो। फिर उसके बाद हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर पेशेंट, पहले तो हम आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, जिसमें हम उसको क्रिस्टोलाइट्स देंगे, और फिर उसके बाद हम हाइपोक्सिया की कंडीशन में अगर वो जारी है तो हम ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेंगे। और अगर क्रिस्टोलाइट से भी अगर वो वुमेन रेस्पॉन्सिव नहीं होती है तो हम प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देंगे। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स में से भी अगर उसका वो अनकॉन्शियस रहती है, उसको शॉक के सिम्टम्स और फर्दर इंक्रीज होते जाते हैं, तो हम एक काम करेंगे, हम उसको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर कोई पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट करती है प्लेसेंटल अब्रप्शन या एपीएच के साथ, तो हम पहले उसको उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। पहले हम ब्लड क्रॉस मैच करा के रखेंगे कि कहीं हेमरेज की कंडीशन में उसको ज़रूरत ना पड़ जाए तो। उसके बाद हम ब्लड लैब्स कराएंगे, क्लॉटिंग उसके फैक्टर्स का ब्लड लैब कराएंगे, उसमें देखेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर डिरेंज तो नहीं है, और आरएफटी और अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। अगर कोई भी पेशेंट हमारे साथ एपीएच के साथ प्रेजेंट करती है तो हम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्लड क्रॉस मैच करा के रखते हैं कि अगर कहीं हेमरेज की कंडीशन में उसको ज़रूरत पड़ गई तो। और फिर उसके बाद हम ब्लड लैब्स कराएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर कराएंगे कि कहीं क्लॉटिंग फैक्टर डिरेंज तो नहीं है। एलएफटी आरएफटी में हमें मालूम पड़ता है कि
उसकी कंडीशन, लीवर की कंडीशन अगर जैसे सिरोसिस जैसी डिजीज़ में अगर लीवर की कंडीशन ख़राब है तो उसमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद हम पहले IV लाइन मेंटेन करेंगे, उसको क्रिस्टोलाइट्स देंगे। अगर वो उससे भी अनरिस्पॉन्सिव हुई तो हम उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देंगे। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स से भी इफ़ शी इज़ स्टिल अनकॉन्शियस तो हम देंगे आइनोट्रोपिक एजेंट बीपी को मेंटेन करने के लिए। फिर हम उसको यूरिन फोलेज कैथेटर पास कराएंगे और इनपुट आउटपुट मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम फर्दर कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। उसके बाद अगर मेनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कॉज को एलिमिनेट करेंगे। अगर कोई भी वुमेन प्रेजेंट करती है प्रीविया के साथ और उसको 28 वीक में लो लाइन प्लासेंटा नॉर्मल स्कैन में उसके है और वो ब्लीडिंग उसको नहीं हो रही है तो हम उसको एडमिट कर देंगे। और अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करती है 33 वीक में और उसको ब्लीडिंग हो रही है तो हम जस्ट उसको पहले स्टेरॉइड का इंजेक्शन देंगे जो कि ज़रूरी है फीटस की लंग की ग्रोथ के मैच्योरेशन के लिए। फिर उसके बाद हम सिज़ेरियन सेक्शन से डिलीवरी कराएं। अब हम बात कर लेते हैं यूनानी इलाज में। तो बहुत सी मुफ़रत अद्वियाँ हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे लुआबात है। लुआबात खून को रोकने में बहुत मुफीद है। लुआब सबूल हो गए, लुआब बारतन, लुआब बहदाना और हमारा लुआब तुख्मे रिहान। और उसके अलावा बहुत से गील हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि गीले सुर्ख हो गया और गीले अरमनी हो गया और गीले मखतूम और गीले मुल्तानी। और जो मुफ़रत अद्वियाँ हैं उसमें से हिजुलियूद है, संगी जराहट है और दूसरे उसमें हम अफ्यून और पोस्ता खुशबास इस्तेमाल करा सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अब मुरक्कबात की बात कर लेंगे। मुरक्कबात में सबसे जो मशहूर इस्तेमाल हम करवाते हैं वो सफ़ूफ़-ए-तीन है। सफ़ूफ़-ए-तीन और सफ़ूफ़-ए-इस्तिहाज़ा और खुरसहाबिस भी इस्तेमाल किया जाता है और शरबत-ए-अंजुबार भी बहुत मुफीद है। अब उसके बाद हम बात कर लेंगे कि हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम सफ़ूफ़-ए-हाबुसुद्दम देंगे, उसे ½ टीस्पून और 2 टाइम्स देंगे। और उसके बाद हमारा गायनीपार सिरप भी हम इस्तेमाल करवा चुके हैं, उसके भी बहुत बेस्ट अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। गायनीपार सिरप को भी हम 2 टीस्पून फुल या ½ टीस्पून या 2 टीस्पून फुल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम 2 टाइम्स इस्तेमाल करेंगे। और माजून मोचरस भी बहुत मुफीद है। माजून मोचरस भी आप ½ टीस्पून 2 टाइम्स दे सकते हैं। और शरबत-ए-अंजुबार ½ टीस्पून 2 टाइम्स इस्तेमाल करा सकते हैं, ये बहुत मुफीद है। दैट्स इट फॉर द टॉपिक। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।